देश भर में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जल्द ही देश में यूसीसी लागू करवाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार भी लगातार यूसीसी को लेकर काम कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा यूसीसी के लिए एक कमेटी का गठन किया था। 5 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि इस समिति ने पूरी तरीके से ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है और जल्द ही राज्य सरकार को इस ड्राफ्ट को सौंपा जाएगा। रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि ड्राफ्ट तैयार करने से पहले तमाम जो धर्मगुरु हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो अलग अलग समाज के लोग हैं, उनसे बाकायदा राय मशवरा किया गया है। इसके साथ ही रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि समिति ने करीब 63 बैठकें की हैं। वहीं इसके लिए जो उप समिति बनाई गई थी, उन्होंने करीब 145 बैठकें की हैं। 2 लाख से ज़्यादा जो सुझाव हैं वो लिखित रूप से समिति को प्राप्त हुए थे। तो पूरी तरीके से ड्राफ्ट बनाने में हर बिंदु, हर पहलू पर बातचीत की गई है लोगों से, उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से अब उत्तराखंड में यूसीसी को लाने की कवायद तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी आता है या केंद्र सरकार यूसीसी को लेकर आती है, क्योंकि केंद्र सरकार भी मानसून सत्र में यूसीसी के लिए बिल ला सकती है। उत्तर प्रदेश में तबादला सेशन का अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि आज 30 तारीख है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक तबादला सेशन लागू किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और ये तबादले शिक्षकों के ऐच्छिक आधार पे हुए हैं। ऐच्छिक आधार का मतलब ये है कि जहां पर शिक्षक चाहते थे उनको तबादला दे दिया गया है। ज्यादातर शिक्षकों के प्रथम वरीयता को ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने मान लिया और उनको उसी जिले में तबादला दिया जहां पर उनको जाना था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जिसमें यह बताना था कि क्या वजह है, आखिर वो क्यों उस जिले में जाना चाहते हैं। जिसके बाद 16,000 से ज्यादा शिक्षकों के तबादले हुए। लेकिन अब इन तबादलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसे तबादले हुए जो कि नियम विरुद्ध किए गए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है कि सीडीओ की अध्यक्षता में टीम बनेगी और यह टीम किसी भी शिक्षक को रिलीव करने से पहले उन दस्तावेजों की जांच करेगी जो कि ऑनलाइन तबादला आवेदन करते समय शिक्षकों ने लगाए थे। मतलब सीधे तौर पर अब उन शिक्षकों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने गलत जानकारी देकर या गलत डॉक्यूमेंट लगाकर तबादला पा लिया है। उत्तर प्रदेश सपा कार्यालय में कल धूमधाम से मनाया जाएगा अखिलेश यादव का जन्मदिन। आपको बता दें, विक्रमादित्य मार्ग पूरा शुभकामनाएं और बधाई की होर्डिंग से सजा हुआ है। इसके अलावा अखिलेश यादव अपना जन्मदिन लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस मौके पर अखिलेश यादव अपने द्वारा की गई तमाम उपलब्धियां गिनवाएंगे। और विक्रमादित्य मार्ग के बाहर भी तमाम होर्डिंग लगी हुई है, जिसमें अखिलेश यादव द्वारा किए गए कामों के बैनर लगे हुए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेडियम हो, मेट्रो हो, एक्सप्रेसवे हो, या तमाम जो उनके द्वारा कार्य किए गए थे, चाहे डायल 100 हो, ये तमाम कार्यों की होर्डिंग बैनर अखिलेश यादव के द्वारा या उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके द्वारा लगाए गए हैं सपा कार्यालय के बाहर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक दंपति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पूरा वाकया चंद्रिका देवी मंदिर का है, जिसमें जहां पर शिवम दीक्षित हैं, जो कि कासिमपुर थाना हरदोई के रहने वाले हैं। वो चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ आए थे। सड़क किनारे उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी और गाड़ी में जो है पीछे से पीएसी के वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद शिवम ने उसका विरोध किया, जिसके बाद पीएसी के जवानों ने उनके साथ अपहृता मारपीट की। ऐसा शिवम का कहना है। उन्होंने बाकायदा एक जो लिखित तहरीर वो बेकीटी थाने में दी है। उसमें उन्होंने कहा है उनका 3,000 रुपया, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी पीएससी के जवानों ने छीन लिया। हालांकि ये भी आरोप है जो पीएससी जवान हैं जिन्होंने मारपीट की, वो काफी लंबे समय से जो विश्राम गृह है मंदिर का, वहां पर जबरन रह रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब उठता है कि पुलिसकर्मी इस तरीके की वारदात करेंगे तो अपराधियों से क्या कोई उम्मीद कर। लोकसभा 2024 से पहले कांग्रेस एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है, यानी साफ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल काबरी की तरफ से अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में इस अभियान पे धार दी जाएगी कि अपनी उपलब्धियों के बारे में कांग्रेस जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी। इसके साथ ही साथ में कांग्रेस के जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल को लेकर के किस तरीके से पार्टी ने आगे रुख किया है। यानी साफ है कि केंद्र में जैसे ही कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने कौन से उनसे काम किए थे, कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया था, अपनी योजनाओं के बारे में जनता तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही साथ में
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है और निरंतर अपने चुनावों को लेकर के सक्रिय हो चुकी है, यानी साफ है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अभियान कांग्रेस के चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के भी अभियान में तेजी लाई जाएगी। साथ ही साथ अपने जिला स्तर पे अपने उम्मीदवारों के साथ में मिल करके पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति भी जनता तक पहुंचाई जाएगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के बिजनौर उपकेंद्र पर तैनात जेई और लाइनमैन के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। करीब 40 से 50 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका लगातार ये कहना है कि उनके मोहल्ले में जिस तरीके से लाइट की सप्लाई हो रही है, सिंगल फेज सप्लाई होने के बावजूद लगातार लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। ऐसे में जेई नितिन और लाइनमैन से कई बार शिकायत की गई लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। 18 तारीख को जेई और लाइनमैन मौके पर पहुंचते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं कि कल सुबह तक व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। उसी समय जेई नितिन के द्वारा जिस तरीके से उपभोक्ताओं ने बताया कि कहा गया कि बैंक के सामने जो एबीसी केबल पड़ा है उसको उठाकर ले आए, हम यहाँ आपकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। जिसके बाद उपभोक्ताओं का कहना है कि वो बैंक के सामने पड़े एबीसी केबल को उठाकर लाते हैं और जेई को और लाइनमैन को जब पूरी बात बताते हैं उसके बाद जेई के द्वारा ये कहा जाता है कि 1,57,000 रुपये जमा किए जाए, अन्यथा उनकी समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। उपभोक्ताओं ने कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा पैसा जमा किया गया है लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। इसके बाद उपभोक्ताओं का आरोप है कि जेई और लाइनमैन ने 40,000 रुपये तार लगाने के एवज में मांगे हैं। अब देखना होगा जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। ऊर्जा मंत्री और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज को पत्र लिखकर उपभोक्ताओं ने न्याय की गुहार लगाई है कि किस तरीके से उनके मोहल्ले में लगातार 40 से 50 उपभोक्ता परेशान चल रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन से शिकायत के बाद जेई नितिन और लाइनमैन के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है। झांसी में जिला प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही अपराधियों के खिलाफ मुहिम में आज कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के आरोपी पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह के साले की संपत्ति को किया गया कुर्क। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले दीप नारायण सिंह को अभी हाल ही में जेल से छोड़ा गया था, उन पर भी यही आरोप थे। उनकी भी कई करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। इसी क्रम में आज उनके साले अनिल यादव की जो भूमि थी खोड़न में उसको भी जिला प्रशासन के द्वारा कुर्क किया गया है। यह संपत्ति 5 करोड़ 27 लाख की बताई गई है। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा किए गए जो आदेश हैं वो लगातार स्थानीय अधिकारियों के द्वारा उस पर अमल किया जा रहा है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चलाई जा रही है। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों महिलाओं के एक संगठन शांति सेना ने आज मुजफ्फरनगर में एक दिन का उपवास किया है। इन लोगों का कहना है कि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा की जा रही है और हिंसा हो रही है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हैं, विस्थापित हैं। इसको लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग इन लोगों ने की है और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर केंद्र सरकार सख्त कानून व्यवस्था बनाए और जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई है उसको शांति स्थापित कराने का काम। हम बात करते हैं सुल्तानपुर के, जहां आज अपने दौरे के तीसरे व अंतिम दिन श्रीमती मेनका गांधी जी ने आज सड़कों की सौगात दी। उन्होंने देवपुर ब्लॉक में स्थित एक समारोह में ये बताया जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा काम किया है, उसको देखते हुए ये कहा जाता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सड़कों का जाल बिछाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। उन्होंने जहां ग्रामीणों को गांव से सड़क मुख्यालय की जोड़ दिया है, वहीं उन्होंने मुख्यालय से ओवरब्रिज लेन और 6 लेन से जोड़ने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये बताया जिस तरह से उन्होंने शौचालय में काम किया है वो जनता के सामने है और जनता को वो जब भी आती है कुछ कुछ लेकर आती हैं। उनको इस साथ उनका कहना ये भी था कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है जनता के लिए वो काम करती रहेंगी और आगे भी उनको उद्देश्य रहेगा कि जनता को जनता के लिए जितना भी वो काम कर सके तो उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। रिमझिम बरसात के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी पहुंची, जहां पर उन्होंने सबसे पहले जगदीशपुर विधानसभा के कमरौली में पहुंच करके मेगा शिविर कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और वहां पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत कराया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार दर्जनों गांवों में गई और लोगों से जनसंवाद किया, लोगों की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देशित भी किया। और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चाय की दुकान पर संभ्रांत लोगों के साथ बैठ करके चाय पर चर्चा भी किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार
2019 से अमेठी में बनी हुई हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से 2014 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कमल खिलाया था और वहीं 2024 का चुनाव आने वाला है, जिस तरह से लगातार सक्रियता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में दिखा रही हैं, इससे साफ तौर पे ये माना जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2024 का चुनाव किसी भी हाल में जीतना चाहती हैं और 2024 को लेकर के लगातार वो प्रयासरत हैं। जनपद के बबेरू में एक भीषण हादसे के बाद 7 लोगों की मौत हुई। सूचना पाकर पहुंचे एसपी और डीएम ने मौके का मुआयना किया। पुलिस ने रेस्क्यू करके शवों को गाड़ी से निकाला। मामला बबेरू का है, जहां पर एक बच्चे को करंट लगने के बाद उसके परिजन उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू ले जा रहे थे। तभी बोलेरो की स्पीड ज़्यादा होने के कारण बबेरू के पहले वो गाड़ी एक खड़े हुए ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार एक ही परिवार के लगभग 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गांव में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए खास तौर से एक मुहिम छेड़ दी है। काली फिल्म 4 व्हीलर गाड़ियों के शीशे पर लगे काली फिल्म को हटाने में जुटी है और कई गाड़ियों का चालान भी कर रही है। खास तौर से आपको बता दें कि अपराधी उन गाड़ियों में फरार हो जाते थे जिन पर शीशे पर काली फिल्म लगी होती थी। खास तौर से पुलिस ने मुहिम चला करके 127 गाड़ियों का चालान करके और 49 गाड़ियों के शीशों से काली फिल्म हटा करके एक मिसाल तो कायम की है। अपराधियों पर नकेल कसने की शुरुआत गोरखपुर की पुलिस ने कर दी है। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र निवाड़ी रोड पर बीती 15 जून को एक बीएमएस छात्रा का शव उसी के कमरे की दीवारों से लटका हुआ मिला था। उसके जो सहयोगी छात्र थे उन्होंने इसकी सूचना मोदी नगर पुलिस को दी और मोदी नगर पुलिस ने मौके पर उसके परिजनों को बुला लिया, जहां पर एक तरफ उसके शव को देखते हुए जो परिजन थे और पुलिस भी वो आत्महत्या मानकर चल रहे थे, लेकिन इसका जैसे ही पंचनामा कराया गया उसकी रिपोर्ट देखकर सभी भौचक्के रह गए। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें मर्डर का खुलासा हुआ था, जिसके बाद मोदी नगर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। जिसके बाद आज हिंदू संगठनों ने और जो व्यापारी संगठन है वो मोदी नगर थाने पहुंचे और उन्होंने थाने का घेराव करते हुए एसीपी रितेश त्रिपाठी की जो बर्खास्तगी है उसकी मांग की। साथ ही जो मोदी नगर जो पुलिस है उसके जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उनके भी तबादले की मांग की। गाजियाबाद के हाथरस शहर में भी अब अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिरों पर बैन लगा दिया गया है। शहर के कई मंदिरों पर साफ पोस्टर लगाकर लिखा गया है कि कृपया अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें। साफ पोस्टरों पर लिखा गया है कि शालीन और सभ्य कपड़े पहनकर ही मंदिर में आए। हाथरस शहर के लीगर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर और मां वैष्णो मंदिर पर यह लगाया गया है। से पहले हाथरस के महादेव मंदिर पर भी लगाया गया था। शहर के अधिकांश मंदिरों पर इस तरह के पोस्टर लग चुके हैं और उनसे अनुरोध किया गया है दर्शनार्थियों से कि कृपया मंदिर पर सभ्य कपड़े पहनकर ही आएँ। हाथरस दहेज लोभियों ने एक बेटी पर अत्याचार के सारी हदें पार कर दी। बुरी तरह उसे मारा पीटा व घर से निकाल दिया। जब उसे बचाने उसके भाई पहुंचे तो उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले में एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। आपको बताते चले बिल्हौर के उत्तरी गांव में एक युवती की शादी हुई थी। शादी में दान दहेज के 11 लाख रुपए नकद व कार भी दी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार दहेज लोभी 5 लाख रुपए और लाने की मांग कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर दहेज लोगों ने सास ससुर व सभी ने मिलकर उस लड़की को बुरी तरह मारा पीटा वो घर से बाहर निकाल दिया। इसकी जानकारी होने पर मायके पक्ष से उनके भाई जब समझाने पहुंचे तो उन पर भी दहेज लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडे से पीटने पर एक भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही बिल्हौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच पड़ताल करी। घटना के बाद से दहेज लोभी ससुराल एजेंट सभी घर में ताला लगा के फरार हो गए। पुलिस उन सभी की तलाश कर रही, जिससे कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। आपको बताते चले लगातार दहेज की घटनाएं बढ़ती जा रही। इन पर शिकंजा लगाने के लिए पुलिस व अन्य कई संगठन इस पर तत्पर है, लेकिन एक यह घटना भी कहीं न कहीं शर्मनाक है, जिसको लेकर के पुलिस एप्लीकेशन लेकर लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है। बिजनौर के बड़ापुर में आज ऐसा मामला देखने को मिला जिसे देख लोग हैरान हैं। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर के बड़ापुर में दुल्हन को लेने आई बारात में किसी बात को लेकर लाठी डंडे चल गए और लाठी डंडे इस प्रकार चले कि आधा
दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताते चलें, मारपीट इतनी हुई कि दोनों पक्षों को अस्पताल जाना पड़ गया और पुलिस में तहरीर भी देनी पड़ गई। जब बात शादी की आई तो फिलहाल दुल्हन पक्ष ने शादी से साफ इनकार कर दिया। दूल्हा पक्ष बगैर दुल्हन के घर लौटा। आपको बताते चलें, इस लड़ाई से बढ़ापुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार अगर बात की जाए पुलिस की, पुलिस ने तहरीर ले ली है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के हिसाब से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के रतनलाल नगर पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज को एक युवती को अश्लील मैसेज करना इतना भारी पड़ गया कि शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में स्थित रतनलाल नगर पुलिस चौकी का है। यहाँ पर रतनलाल नगर चौकी इंचार्ज शुभम सिंह के पास 2 दिन पूर्व एक युवती अपने मामा के गुमशुदा होने की शिकायत लेकर पहुंची थी। युवती का दरोगा ने मोबाइल नंबर ले लिया और उसे चैटिंग करने लगा। जब युवती ने चैटिंग करने से मना किया तो दरोगा ने उसे अपने घर में अकेले आने के लिए कहा, जिसके बाद युवती ने इस पूरे मामले की शिकायत डीसीपी दक्षिण कार्यालय में जाकर की। जिसके बाद डीसीपी दक्षिण ने इस पूरे मामले पर जांच बैठाई और व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से इसमें रतनलाल नगर चौकी के चौकी इंचार्ज शुभम सिंह को दोषी पाया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं से दरोगा की इस हरकत ने पुलिस प्रशासन को शर्मसार किया है। महोबा में इमरजेंसी सेवाओं का दम भरने वाली जिले की स्वास्थ्य सेवा की पोल उस समय खुल गई जब बीती रात एक बेटे को बरसते पानी में अपनी बूढ़ी मां को हाथ ठेले में अस्पताल लाना पड़ा। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे एक बेटा अपनी बूढ़ी मां का इलाज के लिए हाथ ठेला में लेकर अस्पताल पहुंचा है। अब प्रशासन मामले में कितना संज्ञान लेता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ ये वीडियो वायरल हुआ। अस्पताल में हर दिन ऐसी कुछ न कुछ जो है घटनाएं सामने आती रहती है और अस्पताल की पोल खुलती रहती है। वहीं जिले के जो डॉक्टर हैं वो बाहर की दवाई लिखने में मस्त है और बाहर की जांच लिखने में मस्त है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इन डॉक्टर्स पर और स्वास्थ्य सेवा पर को ठीक करने में क्या करता हो। बलिया जनपद की नरही थाना अंतर्गत शर्मनपुर गांव की, जहां पर काशीदास बाबा की पूजा में अबोध बच्चे के ऊपर खौलते दूध से लेप करने का मामला है। वीडियो वायरल होने के बाद से जिला प्रशासन और नरही पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन नरही पुलिस यह मान रही है कि इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन वीडियो में स्पष्ट यह बातें सामने आ रही हैं कि अबोध बच्चे के ऊपर गर्म दूध से लेप किया जा रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं प्रत्येक साल होती हैं और इस घटना को घटना न कहा जाए बल्कि एक आस्था और विश्वास का पूजा है, जिसमें यादव वंश के लोग जो हैं काशीदास बाबा की पूजा करते हैं, जिसमें कि तरह तरह के उसमें तरीके होते हैं जिसमें पूजा किया जाता है। जैसे कि यहाँ भी देखा गया था कि मंत्र के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करना, बर्फ़ की सिल्ली पर खीर बनाना और छोटे से अबोध बच्चे के ऊपर गर्म दूध का लेप करना पंथी द्वारा किया गया, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद से क्षेत्राधिकारी सदर बलिया मौके पर जाकर तफ्तीश किए, लेकिन उनका ये मानना है कि अबोध बच्चे के ऊपर लेप नहीं किया गया। तो एक तरह से यह देखा जाए तो इस घटना पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया, इसलिए कि वहाँ से कोई शिकायत